कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दोगुना करने में सक्षम है। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज विचार विमर्श में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। जी हाँ, मधुमक्खी पालन की बात करें तो आज के समय में कृषि संबंधी ये बहुत ही तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय है। हमारे किसान इससे काफी लाभ भी ले रहे हैं और सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कदम भी उठा रही है। आपको बता दें कि गांव में रहने वाले बेरोजगार और युवा इससे जुड़कर अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से इसे और प्रोत्साहित किया जा रहा है और परंपरागत खेती में कैसे इससे लाभ हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने से पहले जरूरी ये भी है कि इससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग जरूर लें और इससे संबंधित विशेष जो बिंदु हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से जान लिया जाए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरे मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बलराज सिंह, आप परियोजना समन्वयक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका कार्यक्रम में। और इस परियोजना के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, मधुमक्खी पालन से जुड़ी किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सहायक निदेशक नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन से जुड़े हुए हैं, कृषि मंत्रालय से हैं आप। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। और हमारे साथ जगपाल सिंह फोगाट जी भी मौजूद हैं जो कि जिला झज्जर से हैं, गांव मलिकपुर है इनका। ये एक प्रगतिशील मधुमक्खी पालक हैं। इन्होंने बहुत ही छोटी सी शुरुआत की और आज बहुत आगे पहुंच गए हैं। इनसे भी इनकी जर्नी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन से मीठा मुनाफा की। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा ही एक व्यवसाय है। इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना काफी आसान है क्योंकि पहले तो इसके करने का तौर तरीका आसान है और दूसरा ये भारी बोझ वाला काम नहीं है, यानी इसे महिलाएं भी काफी आसानी से कर सकती हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लें। मधुमक्खी पालन के लिए वही उपकरण लें जो भारतीय मानक संस्थान के मापदंडों के आधार पर बने हों। मधुमक्खी पालन करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है अच्छी आमदनी। इसके अलावा फसलों में परागण के लिए भी मधुमक्खी पालन काफी फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन से फसलों की पैदावार और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही ज्यादा शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं। इन्हें डब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन गृह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। मौन गृह के सबसे निचले हिस्से को तलपट कहते हैं। तलपट के ठीक ऊपर वाला हिस्सा शिशु खंड कहलाता है। शिशु खंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है और मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक रानी व नर इसमें रहते हैं। मौन गृह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी शहद का भंडारण इन्हीं कक्षों में करती है। पोषण प्रबंधन की बात करें तो मधुमक्खियों का पोषण पराग और मरकंद होता है जो इन्हें फूलों से मिलता है। मधुमक्खी पालन की आधुनिक वैज्ञानिक विधि में कृत्रिम छत्तों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। शहद लेने के लिए इन्हें तोड़ा नहीं जाता बल्कि एक ही छत्ता बार बार उपयोग में लाया जाता है, जिससे मधुमक्खियों को बार बार जगह नहीं बदलनी पड़ती। ऐसे में आप मधुमक्खी पालन को अगर वैज्ञानिक तरीके से करें तो उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ऑर्गेनिक फार्म्स में मधुमक्खी पालन करके ऑर्गेनिक शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी बाजार में ज्यादा मिलती है।
आपने रिपोर्ट देखी जिसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बताया कि किस तरह की प्रजातियां हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और साल भर कैसे वो हनी बी से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है इसे बनाए रख सकते हैं। इन तमाम बातों को और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। बलराज जी, जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारा विषय ही यही है कि कैसे मधुमक्खी पालन से मीठा मुनाफा हमारे जो किसान हैं या फिर मधुमक्खी पालक हैं वो अर्जित कर सकते हैं। क्या स्थिति अभी हमारे देश में मधुमक्खी पालन की और किस तरह से इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है? बिल्कुल अंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने मधुमक्खी पालकों के और कृषि के हित में पूछा है। तो मैं बताऊं, अगर आज वर्तमान स्थिति ये है कि लगभग देश में जो 2 पालतू प्रजातियां हैं, एपिस मेलिफेरा और एपिस सिराना इंडिका, वो पालतू रूप में अपनाई जा रही हैं और लगभग 32 से 35 लाख जो है बी बॉक्सेस पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में मधुमक्खी पालन के रूप में अपनाए जा रहे हैं। और वर्तमान में लगभग 2.5 लाख मधुमक्खी पालक देश में काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और हमारे देश में शहद का उत्पादन अगर मैं 2000 के मुकाबले 2021 की बात करूं तो गत वर्ष हमारे देश में शहद का उत्पादन 1.25 लाख मेट्रिक टन हुआ है, जो कि 2000 वर्ष में मात्र 10,000 मेट्रिक टन या उससे नीचे था। तो बहुत प्रगति हुई है और देश से लगभग 60% जो शहद है हमारा हनी है उसका एक्सपोर्ट भी हुआ है, जिससे देश को एक बहुत अच्छी खासी जो है ना विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है, लगभग 760 करोड़ रुपए से अधिक की। और वर्तमान में इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसमें काफी प्रगति हो रही है। और इसका यही नहीं हमारा शहद का उत्पादन बढ़ रहा है या दूसरे उत्पाद जो सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स है, उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कृषि की उत्पादकता और कृषि की गुणवत्ता दोनों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे देश में मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर इसका कृषि के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है और उसमें उसकी उपज, उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता, यही नहीं सिर्फ धान्य फसलों या तिलहन फसलों में इसका योगदान जो बागवानी फसलें हैं, जैसे सेब की बात करें, अनार की बात करें, आप अमरूद की बात करें, आप लीची की बात करें या मसालों की बात करें जिसमें जीरा है, धनिया है, तो ये सब जो ऐसी फसलें हैं जिनमें परागण के तौर पे ऐसे जो हमारे कीट हैं, मधुमक्खी पालक जैसे कीट, वो सक्षम परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। और इसी के कारण आज हमारी उत्पादकता निरंतर जो है ना वो बढ़ने के उस पे है। और भविष्य में भी अगर इसी प्रगति से हम आगे बढ़ते रहे तो मीठी क्रांति तो आएगी जिसकी आप बात कर रही हैं कि शहद का उत्पादन बढ़ेगा, साथ साथ कृषि की जब उत्पादकता और उत्पादन बढ़ेगा और गुणवत्ता बढ़ेगी तो उससे भी किसानों की आय में वृद्धि होगी और इसके साथ साथ ये प्रगति जो है ना आगे और बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मधुमक्खी पालन से सिर्फ ये नहीं है कि आपको शहद ही मिलता है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, उसे भी बेचकर हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो लाभ ले सकते हैं। और साथ ही अगर किसान हैं आप तो आपको कृषि में भी इसके कई तरह के लाभ होते हैं, जिसके बारे में अभी हमें बलराज जी ने बताया। आइए बात करते हैं डॉक्टर मनोज जी से। मनोज जी, जैसे कि हमने कहा कि ये एक मिशन है, अब क्योंकि देख लीजिए आप मिशन जब किसी चीज़ को कह देते हैं तो इससे समझ आता है कि हमारी सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है और इसे कितना रुझान इसको लेकर हम देख रहे हैं किसानों में या मधुमक्खी पालकों में। तो अभी हाल के दिनों में किस तरह के प्रयास या नए कदम इस दिशा में इस मिशन को लेकर उठाए गए हैं? भारत सरकार द्वारा अभी मधुमक्खी पालन के ऊपर पिछले 3-4 साल से काफ़ी इस पे जोर दिया गया है कि किस प्रकार से मधुमक्खी पालक जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी में वृद्धि की जा सके। तो इसके लिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि स्वीट रिवोल्यूशन, मीठी क्रांति, उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक नई स्कीम जिसको कि हम नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के नाम से जानते हैं वो लॉन्च की गई और उसको जो इम्प्लीमेंटेड कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन का जो उसका काम है वो नेशनल बी बोर्ड जो एक भारत सरकार की सोसाइटी है उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो इस जो नए मिशन का उद्देश्य है कि जो हमारी साइंटिफिक बी कीपिंग है इसको हम किस प्रकार से बढ़ाएं। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि शहद के उत्पादन के साथ साथ उसके साथ जो दूसरे भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताए, जैसे कि रॉयल जेली है, बी पोलन है और हमारे जो इससे दूसरे जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं
उनको किस प्रकार से उनको भी शहद के उत्पादन के साथ साथ उसमें वृद्धि की जाए। जी जी। तो इसके मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये स्कीम शुरू की और इस स्कीम के द्वारा हमने पिछले 3 साल में इसको किया, लेकिन कुछ कोरोना काल की वजह से इस स्कीम में ज़्यादा अभी वो नहीं हो पाया, लेकिन जो भी इसमें प्रगति हुई है वो काफ़ी प्रगतिशील जो किसान हैं हमारे, उन्होंने इसका काफ़ी लाभ उठाया। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक मिशन है और इससे बहुत तरह के फ़ायदे भी हैं। देखिए, जहाँ किसानों की आय में वृद्धि होती है, वहीं जैसा कि बलराज जी ने बताया कि क्योंकि हम इसको विदेशों में भी बेच रहे हैं तो जो विदेशी मुद्रा है वो भी हमारे देश में आती है, तो कई तरह के लाभ इसके हैं। और मैं बात करना चाहूँगी, अब हमारे साथ जगपाल जी हैं जो कि एक प्रगतिशील किसान है, मधुमक्खी पालक है, और आपको बता दें कि इन्होंने लगभग 20-22 साल पहले सिर्फ 30 डब्बों से शुरुआत की थी और आज कहाँ पहुँचे हैं, किस तरह के बदलाव अपने जीवन में आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। जगपाल जी, सबसे पहले मैं आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे आपने शुरुआत की। और मुझे तो ये भी पता चला कि आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसके बाद नौकरी करने का ना सोचकर, क्योंकि आप शहर के पास ही हैं, आपने मधुमक्खी पालन को अपनाया। कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए जी, प्रेरणा तो पहले तो मन में ये था कि भाई पढ़ाई के बाद अपना खुद का व्यवसाय करना है, नौकरी की तरफ ना जाके। अमूमन हमारे देहात में ये क्या होता है कि भाई पढ़ लिख ले नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे फादर साहब की ये सोच थी भी नौकरी नहीं करनी, अपना खुद का व्यवसाय करना है। जी जी। तो उस व्यवसाय की कड़ी में एक बार मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने उस समय मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू कर रखा था जी। तो मैंने उनका देखा भाई ये क्या है, बोला जी मधुमक्खी पालन का कार्य है। तो मैंने उनसे चर्चा की 1-2 घंटे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और समझ में आ गया उसी टाइम। तो उसी टाइम में मैंने मन बना लिया कि भाई मधुमक्खी पालन का कार्य ही शुरू करना है, क्योंकि ये कार्य खुद को तो फायदा देता ही है जी जी। और किसानों को भी पोलिनेशन से फायदा देता है। तो मुझे तो ये है कि भाई पैसा भी आएगा और पुण्य भी कमाएंगे। तो इसलिए मैंने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया और जी 30 बॉक्स से शुरू किया था। आज भगवान के दया से मौज है, सब चीज़ों की अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसमें बहुत से और भी किसानों को जोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूं मैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूथ जो नौकरी के पीछे भाग रहा है वो अपना व्यवसाय करे, खेती से संबंधित बने, आत्मनिर्भर बने। हाँ जी जी जी, आत्मनिर्भर बने और बहुत आसान सा व्यवसाय है जी ये। अभी कितने डिब्बे हैं आपके पास, कितने बॉक्स हैं? हाँ, मेरे पास अब 500 के करीब बॉक्स है जी। 30 से शुरू किया और 500 तक पहुंच गया। और मैं बता दूं जी, मैं बॉक्स से खादी को सप्लाई भी करता हूँ। मेरे पास जब बॉक्स एक्सेस हो जाते हैं या और फार्मर से भी बॉक्स से खादी में मैं देता हूँ। खादी की वेबसाइट पे मेरा नाम भी है कि खादी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है जी और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट के बीच में हम हैं तो इनसे और सीखेंगे, कोई को नया और प्रोडक्ट जोड़ेंगे। जैसे बी पोलन की डॉक्टर बलराज जी ने बताया, तो हम भी ये शुरू करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, हमारा मकसद भी यही होता है और हमारा मंच भी इसीलिए कि ऐसे किसानों को मंच दिया जाए जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में या इससे जुड़े हुए व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, दूसरे किसानों के लिए वो सीख भी बने और साथ ही हमारे मंच से कुछ नया सीख कर जाए, कुछ आगे बढ़ाएं। बलराज जी, जैसा कि अभी जगपाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने जब शुरुआत की थी तो बहुत छोटे स्तर से की थी और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो जो हमारे अभी युवा किसान या फिर वो किसान या फिर वो युवा जो कि पढ़ाई करने के बाद उनके पास रोजगार नहीं है, वो कैसे मधुमक्खी पालन से रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं या फिर उनके लिए एक आय का बहुत अच्छा साधन हो सकता है? क्या इसे स्टार्टअप से भी जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे अंजू जी, इसको स्टार्टअप के रूप में या एफपीओ बनाकर सरकार का उस पर भी जोर है। डॉक्टर मनोज इसकी चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में भी, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी अब एफपीओज की बात हो रही है और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कई उसमें। तो जहां तक बात है मधुमक्खी पालन की, जो युवा हैं, शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, निश्चित तौर पे चाहे उनके पास भूमि है या भूमिहीन है, ये नहीं जरूरी नहीं है कि उनके पास लैंड है कि नहीं है, लैंडलेस है, तो भी वो इस तरीके का धंधा शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हम जो पश्चिम के देशों में जो विकसित देश हैं या खाड़ी क्षेत्र में जो स्थापित देश हैं, इजराइल, मोरक्को ऐसे देश या अमेरिका जैसे देश, वहां पे मधुमक्खी पालन एग्रीकल्चर को एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है, सेवा के रूप में, कि पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्थिति अब हमारे देश में भी विकसित होने की संभावना है कि हमारे युवा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम खेती की बात करते हैं
तो निश्चित तौर पे परागण का बहुत महत्व है और उसमें ज्यादातर परागण के अंदर मधुमक्खियां योगदान देती हैं 70 से 75%। और जो स्वपरागित फसलें उनमें भी एडिड पॉलिनेशन की सहायता की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि जो पर परागित फसलें उनका तो गुजारा ही नहीं हो सकता, चाहे वो तिलहन हो, चाहे वो फल के वृक्ष हों, चाहे वो मसाले हों, बीजीय मसाले हों। तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें तो आवश्यकता है ही। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत अवसर है। पॉलिनेशन सर्विसेज, साथ में शहद पैदा होगा और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में जो है रॉयल जेली की बात अभी जगपाल जी कर रहे थे, डॉक्टर मनोज कर रहे थे, पोलन की बात है, वेनम की बात है, या जो हमारे जो है ना वैक्स की बात है, या जो दूसरे और बहुत सारे प्रोपेलिस वगैरह है उनका भी उत्पाद हो सकता है। तो निश्चित तौर पे इसको युवाओं को आगे आने की जरूरत है। जगपाल जी से वो प्रेरणा ले सकते हैं कि 30 से उन्होंने शुरू किया तो पूरी, लेकिन सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है कि जब तक आप हमारे युवा जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन की पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। जभी वो आगे सफल होंगे और सरकार की योजनाओं का भी फायदा वो जभी ले पाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए ट्रेनिंग से क्या होता है ना कि दक्षता आपकी बढ़ जाती है। आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर उसका प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो और दक्षता उधार दे पाते हैं आप। तो ये एक मकसद भी रहता है कि आप जो आपका इनपुट है या फिर जो आपकी ऊर्जा है, जो संसाधन है, उसका वेस्टेज ना हो, उसकी बर्बादी ना हो। मनोज जी, जैसे कि अभी हमें बलराज जी बता रहे हैं कि किस तरीके से इसे एक स्टार्टअप का रूप भी दिया जा रहा है। देखिए किसान जो है वो अब खेतों में तो काम करते हैं, लेकिन अब वो नई दिशाएं भी तलाश रहा है। और ऐसे में जो युवा किसान है, जो पढ़े लिखे हमारे जो आपके जैसे पोस्ट ग्रेजुएट किसान हैं, लेकिन वो गांव में रहना चाहते हैं, गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, तो किस तरह की संरचना है ये पूरी और कैसे स्टार्टअप से इसे जोड़ा जा रहा है, जैसे कि बलराज जी ने अभी बताया? इसमें भारत सरकार की जो NBHM मिशन है जी, ये 500 करोड़ रुपए का एक विशेष प्रकार की योजना बनाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे उसमें सुधार किया जाए। तो इसके लिए हमने इस जो योजना है इसको 3 भागों में इसको बांटा है, जिससे कि इसमें जो किसानों को और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, इनको सभी को लाभ इससे मिल सके। तो इसमें हमारे 3 जो मेन कंपोनेंट हैं उसमें जैसे कि नंबर 1 पर हमने मिनी मिशन 1 रखा है। मिनी मिशन 1 ये क्या है? मिनी मिशन 1 के अंतर्गत हमने जो IBDC, जिसको कि हम इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उनको विकसित किया जाए। वहाँ पर जो हमारी योजनाएं हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जिसमें कि हम अपने किसानों को या मधुमक्खी पालकों को ट्रेनिंग दें। क्योंकि जो मतलब ये जो आप बता रहे हैं मिनी मिशन जो है, ये एक तरह के सेंटर्स हैं जो तैयार किए जा रहे हैं? नहीं, ये इसके कंपोनेंट हैं। इस जो योजना है इसके 3 कंपोनेंट में इसको बांटा गया है। तो मिनी मिशन 1, 2 एंड 3 जी। तो मैं अभी आपको मिनी मिशन 1 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि इस मिशन से कैसे लाभ ले सकते हैं। जी। तो इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो फार्मर्स हैं या बी कीपर्स हैं उनको ट्रेनिंग और इसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पर ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया, क्योंकि जो बी कीपिंग का विषय है ये एक साइंटिफिक विषय है। जी। इसमें आप बिना ट्रेनिंग के इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मिनी मिशन 1 के अंतर्गत हमने कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए इसमें कुछ कंपोनेंट, जैसे कि हम ट्रेनिंग्स के लिए हम सेमिनार्स के लिए, हम विजिटिंग के लिए जो फार्मर्स को एक राज्य से दूसरे राज्य में उनकी विजिट कराने के लिए, इस प्रकार के कुछ कंपोनेंट्स हमने इसमें रखे हैं। जी। तो ये मिनी मिशन 1 है। मिनी मिशन जो 2 है ये टोटली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने बनाया है। इसमें हमारा क्या होता है कि जो सबसे बड़ी अब तक जो समस्याएं दिखाई दी थी कि शहद की प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग यूनिट, तो मिनी मिशन 2 के जो 2 है हमारा, वो इस कंपोनेंट्स को कवर करता है। एक तो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए, दूसरा इसी के ही कलेक्शन और ब्रांडिंग के लिए, जो भी हम शहद इकट्ठा करते हैं उसका कलेक्शन ब्रांडिंग के लिए। तीसरा हमने इसमें रखा है स्टोरेज फैसिलिटी, जो भी हमारा हनी है उसको किस प्रकार से स्टोरेज किया जाए, उसके लिए भी हम इसमें अनुदान देते हैं। और इसी के अंतर्गत हम
एक मिनी टेस्टिंग लैब, जिसको कि इन हाउसिंग लैब बोलते हैं, उसकी भी हमने इसमें रखा है, उसका भी एक कंपोनेंट उसमें रखा है। इसको ध्यान में रखते हैं इसके साथ साथ जो भी हमारी पुरानी यूनिट्स हैं उनके रिनोवेशन के लिए भी हमने मिनी मिशन 2 में एक कंपोनेंट रखा है। तो ये जो कंपोनेंट है ये हमने रखे हैं मिनी मिशन 2 में। और मिनी मिशन जो 3 है हमारा, वो टोटली रिसर्च ओरिएंटेड है। उसमें हमारा जो ICR है या हमारी जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो भी मधुमक्खी पालकों से संबंधित रिसर्च के जो टॉपिक हैं वो हमने मिनी मिशन 3 के अंतर्गत रखे हैं। तो इस प्रकार मैडम जो ये पूरी की पूरा जो मिशन है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। जी बिल्कुल, तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं स्ट्रक्चर आपने बताया, मिनी मिशन 1, 2 एंड 3। 1 में मतलब ट्रेनिंग, प्रचार प्रसार, जागरूकता, ये सब कुछ होगा। मिनी मिशन 2 में ऐसे यूनिट सेट की जाएंगे, प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग, स्टोरिंग किस तरीके से किया जाए। और मिनी मिशन 3 यानी रिसर्च, इस दिशा में और आगे क्या किया जा सकता है और किस तरह की संभावनाएं हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपने इसे मनोज जी समझाया। और देखिए ये समझने के बाद मुझे भी लग रहा है कि कितना अच्छा फील्ड है, कितना अच्छा क्षेत्र है और कितनी संभावनाएं इसमें हैं, क्योंकि सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। तो बिल्कुल अगर आप एक युवा किसान हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी विचार विमर्श जारी रहेगा। आगे जब आएंगे तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से पूरा सेटअप किया जाए, कौन कौन सी प्रजातियां हैं का चुनाव किया जाए, और साथ ही अनुदान के बारे में भी थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। छोटा सा ब्रेक। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन से कैसे कमा सकते हैं मीठा मुनाफा। और ब्रेक से पहले बहुत सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बलराज जी, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि अब समझने की ज़रूरत यह है कि किस तरीके से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि एक टेक्निकल फील्ड है, इसमें ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, ताकि लागत भी कम हो और बेहतर तरीके से आप इसे आगे बढ़ा सकें। तो मैं चाहूँगी कि किस तरह की प्रजातियां हैं इसमें और क्या अलग अलग तरह के शहद भी होते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ जो प्रगतिशील मधुमक्खी पालक है जगपाल जी, ये कई सारी शीशियां लेकर आए हैं और ब्रेक से पहले बताए थे कि अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग वनस्पति का ये शहद है। तो क्या ये संभव होता है? बिल्कुल। पहले तो अंजू जी बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन के रूप में 2 मुख्य प्रजातियां हम हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में इस्तेमाल करते हैं। एक तो है एपिस मेलिफेरिया जो इटालियन बी है, और इसका ये खासियत है कि इसका पोलिनेशन एफिशिएंसी बहुत बड़ी है। ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है फॉरेजिंग के दौरान, खाना इकट्ठा करने के दौरान। और शहद का उत्पादन भी अगर अच्छा फसल चक्र है, जैसे अभी सरसों की फसल चल रही है और अच्छा फसल चक्र साल भर है, तो लगभग 35 से 40 किलो, कई बार 50 किलो तक पर बॉक्स जो है ना, इससे शहद उत्पादन होता है और बहुत सक्षम परागण करता है। दूसरी जो मधुमक्खी है हमारी वो है एपिस सिराना इंडिका, इंडिजिनस जो है वो प्रजाति है। इसके द्वारा जो है लगभग 15 से 20 किलो शहद का उत्पादन होता है पर बॉक्स पर ईयर। और ये जो है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी खाना इकट्ठा करने के दौरान तय करती है, फॉरेजिंग पीरियड के दौरान, और बहुत सक्षम परागण करता है। तो उत्तर भारत के मैदानों में बड़े पैमाने पर, जहां से जगपाल जी आए हैं, या उत्तर प्रदेश की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, मध्य भारत की, या पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो बड़े पैमाने पर एपिस मेलिफेरा का इस्तेमाल होता है मधुमक्खी पालन के रूप में। अगर ईस्ट कोस्ट की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें,
या पश्चिमी तटों की बात करें तो एपिस सिराना इंडिका का इस्तेमाल मधुमक्खी पालन के रूप में होता है। और जो आप बात कर रहे हैं शहद की, तो हमारे देश में जो ज्यादा उत्पादन है शहद का, क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पर तिलहन सरसों फसल का उत्पादन होता है, तो लगभग 60% या इससे ज्यादा उत्पादन शहद का वो सरसों की फसल से होता है, जिसके अंदर रेपसीड है, मस्टर्ड है, तोड़िया है, तारामीरा है, ये सब फसलें आती हैं। इनमें नेक्टर और पोलन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण से मधुमक्खी की जो प्रजातियां हैं, ये दोनों जो पालतू रूप में अपनाई जाती हैं, वो ज्यादा शहद का उत्पादन करती हैं। और जहां तक बात है कितने से शुरू करें, कब शुरू करें, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन के लिए एक तो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, देश भर में हमारे 25 जो केंद्र हैं अखिल भारतीय परियोजना के जो मधुमक्खी पालन के ऊपर है, जो अनुसंधान का कार्य करती है, तो वो समय समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो डॉक्टर मनोज शर्मा इस पे चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो है जो योजना है जो अभी बता रहे थे, उसमें योजना मिनी विजन 1 के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों को बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए इन्होंने सहायता की है। तो केवी भी आजकल जो है ना प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं, तो वो भी एक है। या दूसरे केवीआईसी के सेंटर्स हैं, नेफेड है, ये सब लोग मिलाकर के कुल मिला के कई सारी एजेंसियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। और शुरुआत जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर उत्तर भारत की बात करें तो करनी चाहिए। और कम से कम 30-40 बॉक्सेस से कोई युवा अगर इसमें आगे आना चाहता है प्रशिक्षण लेके, तो शुरुआत करे जैसे जगपाल जी से ने की थी, और फिर आगे वो अपनी इच्छा के अनुसार जो स्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ सकता है। और उसमें दोनों रूप में कि सिर्फ ये नहीं कि भाई शहद का उत्पादन या जो बाय प्रोडक्ट्स है उनका, या एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। और पॉलिनेशन सर्विस के बारे में भी आपने बताया, तो सर्विसेज के मैं इसके बारे में भी आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन जैसे कि अभी मेरी बहुत ज्यादा यहाँ पे जिज्ञासा है कि जगपाल जी जो अलग अलग तरह के ये शहद लेकर आए, ये थोड़ा हमें दिखाएं। और देखिए एक बहुत यहाँ पे देख रही हूँ गाढ़े रंग में है, थोड़ा हल्का है, और एक तो बिल्कुल घी जैसा शहद दिखाई दे रहा है। ये घी जैसा ही दिखाते हैं। सबसे पहले ये मस्टर्ड का हनी है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है, मतलब सरसों का। हाँ। लेकिन एक मिथ की वजह से ये हनी हमारे देश में बहुत कम खाया जाता है। कि एक मिथ क्या है हमारे देश में कि जो जम गया वो नकली है, ये गलत है। हनी सभी जमते हैं, हनी का नेचर है जमना। जैसे मस्टर्ड का आप देख रहे हैं घी की तरह लग रहा है, ये जल्दी जमता है, बाकी भी जमेंगे थोड़े टाइम के बाद। तो अंजू जी इसमें हमने ये वैल्यू एडिशन किया है। वैसे मार्केट में आम आदमी जाता है तो दुकानदार से कहता है शहद दे दे, वो उठा के शहद दे देता है। बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बताऊं कि इतना जमा हुआ शहद मैंने भी नहीं देखा, और अगर मैं भी देखती तो मुझे लगता है कि शहद है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी कहा कि ये शायद जैसे घी जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये शहद जो है ये सरसों का है, सरसों का है, जम जाएगा और बहुत गुणकारी है। उसका एक मोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, ये हमारे देश में जितना होता है उसका 80% एक्सपोर्ट होता है, और उन देशों का एक्सपोर्ट होता है जो फूड के मामले में हमसे ज्यादा अवेयर है। एक दूसरा ये बहुत गाढ़ा सा है, ये मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे जामुन का रस हो। नीम के फूलों का है जी। अच्छा, लोग समझते हैं कि भाई नीम इसमें ऊपर से मिलाएगा, या नहीं। मधुमक्खियों को नीम के पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां रखते हैं उन पेटियों को, और नीम के फूल से रस चूस के बनाते हैं, वो नीम का शहद है। तो नीम में तो बहुत सारे गुण होते हैं, एंटीबायोटिक भी होता है, तो ये सारी चीजें इस शहद में बिल्कुल जी। आप खाओगे तो सारे उसके जो प्रॉपर्टी है वो इसमें शामिल है, और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। और ये हल्के रंग में कौन सा है? ये बिल्कुल बहुत हल्के रंग में यहाँ पर ये मल्टी फ्लोरा है जी। अच्छा, कई तरह की वनस्पति से, कई तरह की वनस्पति से। आमतौर पर हम यही वाला आमतौर पर कस्टमर यही लेता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, वो जाके ले लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन करके सबको हमने अलग अलग से कलेक्ट किया है और अलग अलग से पैक करते हैं। और ये थोड़ा सा लाल रंग में है, ललचर सा है, ये किस चीज का है? ये अजवाइन का है जी। अजवाइन? हाँ, अजवाइन का भी शायद होता है। हाँ जी, अजवाइन की खेती होती है राजस्थान में बहुत ज्यादा। अच्छा। और वहाँ पे अपने हम जैसे रक्षा ने बताया कि जो बी कीपर है वो माइग्रेट करते हैं, तो हम भी माइग्रेट करके अपने बॉक्सेस को पूरे साल भर में 5-6 जगह ले जाते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि आमतौर पर जो उपभोक्ता है वो ये सोचते हैं कि अजवाइन का शहद यानी इसमें अजवाइन मिलाया हुआ है। हाँ नीम का शहद मतलब इसमें नीम मिलाया हुआ, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये कि ये ऐसी जगहों पर बक्से रखे जाते हैं जहाँ पर नीम के ही पेड़ हैं या फिर अजवाइन की खेती है, तो जो नेक्टर होता है, जो रस जो मधुमक्खी चूसती है, वो उसी वनस्पति का चूसती है। हाँ, 80 से 90% उसी वनस्पति का रस चूस के वो बढ़ाते। 10% तो हो सकता है कोई और भी आ जाए, लेकिन 90% 80% वो उसी चीज का शुद्ध शहद, इसमें किसी तरह की और चीज कोई मिलावट नहीं है।
शुद्ध शहद को हम घर पे भी जांच सकते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है भी कैसे जांचे। एक तो अंजू जी देखो, शुद्ध शहद को हम कांच के गिलास में पानी भर के ऊपर से डालेंगे तो उसका तार बनेगा, तार टूटेगा नहीं। और सेकंड क्या है, वो बॉटम में जाके और जम जाएगा, बैठ जाएगा। जब तक हम चम्मच से नहीं हिलाएंगे तब तक वो हिलेगा नहीं। अच्छा, और हैं आपके पास, वो भी दिखा दीजिए। ये हम बी पोलन कलेक्ट करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि ये भी ये बड़ा अच्छा इसका बायो प्रोडक्ट है। बी पोलन क्या होता है? अंजू जी, पराग कण जिसको बोलते हैं, और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये प्रोटीन रिच है। अगर कोई शाकाहारी है और ऐसे कोरोना काल में काफी तो इसे भी खाया जाता है, बिल्कुल इसको भी खाया जा सकता है। ये सिर्फ प्रोटीन है इसमें, और मधुमक्खियां इसको इकट्ठा करती हैं, तो इसको भी इकट्ठा करने का, एकत्र करने का एक तरीका होता है साइंटिफिक, कि हम जो ट्रैप लगाते हैं, पोलन ट्रैप बक्सों के ऊपर, और जगपाल जी वही कर रहे हैं। इसकी मार्केट यूरोप के देशों में, अमेरिका जैसे देशों में बहुत है। नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल नेचुरल सोर्स, और बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, जिसको आप वैसे खा सकते हो, दलिया में डाल सकते हो, खिचड़ी में डाल सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो जब चाहे। बिल्कुल प्योर है ये, और मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किया गया है। ये जैसे सरसों का है, सौंफ का हो सकता है, अजवाइन का हो सकता है, सोआ का हो सकता है, अलग अलग वनस्पति किसी भी चीज का हो सकता है, वनस्पति का, जैसे शहद है। जी जी। और भी कुछ अभी आप बाकी कुछ एक और आप दिखाना चाह रहे थे शायद? ये शीशम का है जी। शीशम का भी होता है? हाँ जी, शीशम का बहुत छोटा सा फूल होता है, और केवल 15 दिन के लिए फूल खिलता है। लोग ये समझते हैं कि शीशम के फूल आता है, बिल्कुल छोटा सा व्हाइट फूल आता है। और ये शहद बड़ा गजब का है जी। कैसे? इम्यूनिटी बूस्टर है। अच्छा अच्छा। आप रेगुलर इसको खाओ। तो कोरोना काल में मैंने बहुत से लोगों को खिलाया है, और उनके फीडबैक आया, रिजल्ट आया है कि इस शहद से हम बचे रहे जी। शहद मतलब एक ही तरह से सारे शहद को देखते हैं, तो ऐसा नहीं, अगर आप प्रोटीन रिच चाहते हैं तो प्रोटीन का भी प्रोडक्ट है। अगर आप जैसे नीम का शहद है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भी शहद है, तो कई तरह की वैरायटी है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। इसका बाजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर कोई अब अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहता है। मनु जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका प्रसंस्करण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? सामान्य जो भी आदमी होता है वह पूछता है कि हमको शुद्ध शहद चाहिए जी, तो इसकी कोई साइंटिफिक कोई इस तरीके की कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये शुद्ध शहद ये है। इसके लिए भारत सरकार ने एक इस योजना के अंतर्गत, NBHM के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और इसका जो मेन उद्देश्य है कि हम टेस्टिंग, इसकी हनी की टेस्टिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और ये भी मिनी मिशन के अंतर्गत, ये मिनी मिशन के अंतर्गत है। ये जो हमारे तीनों मिनी मिशन के अंतर्गत, जो ये मिनी मिशन सेकंड और फर्स्ट में ये कवर होता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो किया है कि पूरे जो देश को 5 रीजनल सेंटर्स में इसको बांटा है, कि उसमें हम 5 बड़ी लैब, जिसमें कि सभी प्रकार के टेस्ट, NMR टेस्ट या दूसरे प्रकार के जो भी हनी से रिलेटेड टेस्ट हैं, उनको आसानी से कराई जा सके। क्योंकि अभी तक जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी थी वो विदेशों के ऊपर निर्भर थी। ज्यादातर टेस्ट हमारे जर्मनी या कहीं और दूसरे देशों से आते हैं, और फिर कई बार वहां से माल रिजेक्ट भी हो जाता है। रिजेक्ट भी होते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। हाँ, तो मैडम इसमें जो मुख्य उद्देश्य ये है कि 5 रीजनल लैब पूरे देश में, इसमें अभी तक हमने 3 रीजनल लैब, एक हमने गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, जो कि दूध से संबंधित बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी हमने नॉर्थ इंडिया के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम पूसा बोलते हैं, वहाँ पर हमने एक लैब इस्टेब्लिश पर काम स्टार्ट कर दिया है। तीसरी हमने एक साउथ के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो हमारा बेंगलुरु में है, वहाँ पर हमने एक लैब स्थापित की है इसकी। जी मनोज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं टेस्टिंग लैब्स की जरूरत बहुत महसूस की जाए, तो इसकी मांग भी जहाँ तक मेरी जानकारी है काफ़ी समय से उठ रही थी। आपने खुद बताया कि विदेशों में टेस्टिंग होती थी और कई बार उनके मानकों के आधार पर खरा नहीं उतरता था माल, तो काफ़ी नुकसान भी रहता था। ये टेस्टिंग किस किस चीज़ की जाती है, मतलब इसके मानक क्या है, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूँगा। देखिए अंजू जी, क्या है, जो एडल्ट्रेशन होता है 2 तरीके से होता है। एक तो मान लिया गन्ने की चीनी का एडल्ट्रेशन है, उसकी मिलावट की गई है, तो उसको हम C4 की श्रेणी में लाते हैं। अगर गन्ने की चीनी, और अंतरराष्ट्रीय जो मापदंड है उनके अनुसार अगर किसी शहद में 5% से ज्यादा सुक्रोज है या चीनी है, तो वो मिलावट की श्रेणी में आता है। और एक जो दूसरी बात है मॉइस्चर, नमी की मात्रा। नमी की मात्रा अगर 18% से ज्यादा है तो वो जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप नहीं है, उसमें 18% से कम मॉइस्चर होना चाहिए। और जहां तक बात है C4, जो गन्ना है C4 की श्रेणी में आता है, तो C4 की टेस्टिंग तो हम कर पाते थे हिंदुस्तान में, पता लगा लेते भाई इसमें चीनी का मिलावट की गई है। जैसा जगपाल जी ने बताया, आप
पारदर्शी गिलास में एक बूंद शहद डालेंगे तो तली में बैठ जाएगा, जाके तार सा बनेगा, उसका मिलेगा नहीं जब तक आप चम्मच से नहीं मिलाएंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन अगर C3 हमारा जैसे राइस सिरप, इसकी अगर मिलावट की गई है तो राइस सिरप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है मिलावट के रूप में, उसकी जांच हम नहीं कर पाते थे हिंदुस्तान में, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो जर्मनी से NMR या दूसरे जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया, उनके लिए जो लैब स्थापित किए हैं, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो इस योजना के तहत, मिशन के तहत किया गया है। NDDB आनंद के अंदर, दूसरा PBTI चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छी लैब बनी है, और ये दोनों, और तीसरी अभी आया 4 बेंगलोर में लैब स्थापित हुई है, IRI में भी, पूसा में भी लैब स्थापित की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इसको पता लगाना कि राइस सिरप का और C3 प्लांट्स की जो एक्सट्रैक्ट है उनका इस्तेमाल करके शहद में मिलावट की गई है, वो एक मुश्किल कार्य था। तो उसके लिए ये लैब स्थापित की जा रही हैं और सारे स्टैंडर्ड तैयार की जा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे 25 केंद्र हैं, हम इन दोनों लैब को जो वर्तमान में इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, आनंद और चंडीगढ़ वाली, मोहाली वाली, इनको हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल मंगा के शहद के अलग अलग, उससे अलग अलग, यानी बलराज जी, कुल मिला के बात यह है कि इससे हम और बेहतर जो गुणवत्ता युक्त जो प्रोडक्ट है वो बाजार में उपलब्ध करा सके, उपभोक्ता जो है उसके मन में भी इससे ज्यादा विश्वास भी पैदा होगा। देखिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शहद को लेकर कुछ वीडियो भी वायरल होते रहते हैं कि ये नकली है, ये असली है। तो जब पूरी तरीके से टेस्टिंग होगी तो वो तमाम जो आशंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैडम, इसमें ये तो बड़ी लैब है, इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है, पूरे देश में एक जो लैब्स का एक जाल बिछाया जाए जी। उसमें हमने अपने 3 साल का जो हमारा टारगेट है वो 100 लैब्स का है। अच्छा, इनको मिनी टेस्टिंग लैब बोलते हैं। इसमें बड़े टेस्ट ना होंगे, जितने नॉर्मल टेस्ट हनी से रिलेटेड हैं इनको कवर किया गया है। और अब तक लगभग 16 लैब हम स्थापित भी कर चुके हैं। और पूरे देश में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक सभी में ये लैबों का जाल बिछाया जा रहा है। टेस्टिंग पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की। बलराज जी, एक और बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या आती है, और उसमें बेचारे जो किसान है या मधुमक्खी पालक है, उसका कोई गलती भी नहीं होती है, लेकिन तभी उसका माल रिजेक्ट हो जाता है। स्टोरेज, किस तरह के बर्तनों में इसकी स्टोरेज की जाए ताकि गुणवत्ता बनी रहे, और जो कई बार मिलावट जो नहीं भी करता है और लेकिन वो टेस्टिंग में उसका शहद फेल हो जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, इसके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो डॉक्टर मनोज ने बताया, जो योजनाएं दी जा रही हैं, तो किस प्रकार के बर्तन उसमें होने चाहिए, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं या ग्लास के कंटेनर्स भी हो सकते हैं, तो उनमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ तक कि जैसा आपने कहा कि किसान अपने स्तर पर, मधुमक्खी पालक कई बार, अब जगपाल जी तो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी यूनिट लगाई होगी निश्चित तौर पर प्रोसेसिंग की, प्रसंस्करण की, लेकिन आम किसान नहीं कर पाता। तो ऐसे में अब इनकी योजनाओं के तहत जो केंद्र सरकार की हैं, जैसे KVIC ने अभी एक मोबाइल जो प्रोसेसिंग वो वैन स्थापित की है पिछले ही महीने, जो 300 किलो शहद को प्रोसेस कर सकती है एक दिन में, और उसमें एक मिनी टेस्टिंग लैब भी है जो चलते हुए कहीं भी, मान लिया बी कीपर है, वहां चली जाएगी, वहां प्रोसेसिंग कर देगी। इस तरीके से एक सबसे बड़ी दिक्कत आती माइग्रेशन में, जब मान लिया सर्दी की फसलें खत्म हुई तो इनको दूर पे लेके जाना है, तो एक ऐसी मोबाइल वैन 50 बक्सों के लिए भी KVIC ने तैयार की है। तो जो आपकी योजना है केंद्र सरकार की, डॉक्टर मनोज जैसा बता रहे, उनके अंतर्गत इन सारी चीजों पे जोर दिया जा रहा है कि नॉट ओनली कि सिर्फ हम उसकी टेस्टिंग के ऊपर, मिनी टेस्टिंग लैब पर तो बहुत अच्छा जोर दिया जा रहा है, अब भाई स्थानीय स्तर पर कैसे उसकी शुद्धता को जांचा जा सके, और कैसे उनको आप किस तरीके के हमारे मोबाइल जो है ना वो होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए साधन होने चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और किस तरीके के कंटेनर होने चाहिए, और दूसरे इक्विपमेंट है, अब उनकी भी चर्चा, उन पे भी इजाद हो रहा है। अब भाई जो है ना पोलन ट्रैप कैसा होता है और उसको कैसे लगाया जाए, कैसे स्थापित किया जाए, और यहां तक कि अनुसंधान के जरिए, क्योंकि हमारा काम है विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करना, कैसे पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ाएं। सेब के ऑर्चार्ड हैं, वहां पिछले साल का जो पोलन इकट्ठा किया है, वहां पॉलिनाइजर की कमी है। अब पॉलिनेटर तो है मधुमक्खी, पॉलिनाइजर की कमी है, तो पिछले साल के पोलन्स को हम पोलन डिस्पेंसर्स के थ्रू, या जेनेटिक स्टॉक भी अच्छा जो उसके पोलन को प्रीफर करता है, एप्पल के को या दूसरे लीची के को, तो इस तरीके के अनुसंधान के जरिए बहुत अच्छा कार्य जो है ना प्रगति पर है।
और निश्चित तौर पे इसमें आगे बढ़ावा मिलेगा। और ये जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो मधुमक्खी पालन में काफी इजाफा होगा और इनको मधुमक्खी पालकों को भी, कृषि को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारी बातें बताई बलराज जी ने और माइग्रेशन के बारे में बताया कि जो मधुमक्खी पालक सोलली मतलब जो सिर्फ मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं, कृषि का कार्य उनका नहीं है, कई बार उनके सामने चुनौती ये आती है कि चलिए एक सीजन में तो आपने जिस क्षेत्र में है वहां पर आपने डब्बे रखे, माइग्रेशन में पहले जब मैंने एक बार प्रोग्राम किया था तो एक किसान ने समस्या बताई कि दूसरे स्टेट में जाना, फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर वहां पर ऐसी जगह ढूंढना, ये एक प्रैक्टिकली समस्या आती है। तो क्या इसमें भी कुछ सुगमता हुई है? अपने कृषि मंत्रालय ने पीछे एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि भाई जो भी किसी भी स्टेट में सरकारी लैंड जैसे रोड के किनारे, नहर के किनारे, सड़क के किनारे या रेलवे के किनारे किसी बीकीपर ने अगर अपनी मधुमक्खियां रख दी तो वहां से उनको उठवाया नहीं जाएगा जब तक कोई बड़ी समस्या या लोगों को ना हो। पहले ये था कि जहां भी हम रखते थे तो उस डिपार्टमेंट के लोग आके कहते थे उठाओ उठाओ। तो ये डिपार्टमेंट की मंत्रालय की पहल से बहुत हद तक लोगों को सुविधा हुई है। न तो पहले रखने में ही बड़ी समस्या होती थी, कुछ मीडिया के माध्यम से आप जैसे उनके माध्यम से लोग अवेयर भी हुए ना। हमने जब स्टार्ट किया तो लोग जेड़ी लेके आ जाते थे, पूरे रख दी सारे तेल न तो ये चूस जाएंगी ऐसे बोलते थे। लेकिन आज लोग बुला के रखवाते हैं। मेरे को फोन आते हैं कि मेरा इस चीज का बाग है या भाई मस्टर्ड के लिए आप हमारे यहाँ आ जाओ। तो अवेयरनेस भी बढ़ी है और लोगों का नजरिया भी बदला है इसके प्रति है कि भाई ये हमारे फायदे के जीव हैं, नुकसान के नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे जिसे हम कहते हैं दोस्त। हाँ जी, दोस्त, हमारे दोस्त हैं, कृषि मित्र कीट है हमारी। और मैं अंजू जी बताना चाहूंगा, जब ये लोग जगपाल जी जैसे जो मधुमक्खी पालक है प्रगतिशील, जब वो अपने बक्सों को सरसों की फसल के बाद पहले यूकेलिप्टस में लेके जाते हैं, फिर वो जो है ना कहीं एप्पल ऑर्चार्ड्स में लेके जाते हैं, तो आज से 15-20 साल पहले जो सेब के बगीचे वाले जो ऑनर होते थे वो कोई पैसा नहीं देते थे। लेकिन आज वो 800 से 1000 रुपया प्रति बक्सा एक महीना वहां रखने का, क्योंकि उनको पता लग गया इसका क्या फायदा है, इसकी उपज बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, साइज शेप सब उससे इंप्रूवमेंट होता है। तो काफी प्रगति है। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब माइग्रेशन करते हैं तो केंद्र सरकार का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का तो कोई रोक टोक नहीं है। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, इसमें जो मुख्य जो माइग्रेशन का सवाल उठा है, इसमें भी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसमें भी हमने हाल में ही एक मधु क्रांति पोर्टल ऑनलाइन हमने लॉन्च किया है। मधु क्रांति पोर्टल, अच्छा। तो इसमें ऑनलाइन जो भी हमारे बी कीपर्स हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था, वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। और उसमें जो बी कीपर्स हैं हमारे, उनके कॉलोनी का एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको कोई भी बी कीपर्स कहीं भी किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए अगर वो सर्टिफिकेट दिखाता है तो उसको सभी प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकारों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। और इसमें हमारे जो मंत्रालय की तरफ से समय समय पर एडवाइजरी भी राज्य सरकार के जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं उनको चिट्ठी लिखी जाती है कि भाई हमारे जो बी कीपर्स हैं ये आपके स्टेट में जो माइग्रेशन करते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आ पाए। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यानी जो पहले जो समस्याएं थी उनमें संशोधन किया गया है, उनमें सुधार किया गया है ताकि और बेहतर तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बातें हम समझेंगे, मसलन किस तरह की सावधानी बरतें, क्योंकि देखिए इसमें सावधानी बरतने की इसलिए भी ज़रूरत होती है कि कई बार मधुमक्खियों का हमला भी हो जाता है, तो प्रजातियों का चुनाव भी ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सावधानी किस किस तरीके से बरतें ताकि अच्छा आपको जो शहद है वो प्राप्त हो, और कौन कौन सी बातें हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें विचार विमर्श। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए, कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। बलराज जी, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं काफ़ी खतरनाक होती हैं, लेकिन उनका शहद बहुत अच्छा होता है, और साथ ही ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं अगर ठीक से ट्रेनिंग ना लिया जाए और मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी तक हमने बात की जो पालतू प्रजातियाँ हैं दो, हमारी एपिस मेलिफेरा और सिराना इंडिका, जिनसे हम बक्सों में रखते हैं, शहद उत्पादन करते हैं या परागण की सेवाएं भी देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अंजू जी, दो महत्वपूर्ण प्रजातियां और हैं, एपिस फ्लोरिया, जिसको हम लिटिल बी बोलते हैं, और ये प्रजाति अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए या शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी है एपिस डोर्साटा। एपिस डोर्साटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है। देखिए कहाँ मेलिफेरा 2 से 2.5 किलोमीटर तक जाती है, एपिस डोर्साटा 4 से 5 किलोमीटर तक फॉरेजिंग रेंज है, अपनी दूरी तय करती है खाना इकट्ठा करने में, बहुत सक्षम परागण करता है, विषम परिस्थितियों में काम करती है। तो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात या बुंदेलखंड का क्षेत्र, ऐसे शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र है, ऐसे में जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो इन्हीं दो परागणकर्ताओं के ऊपर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनकी जनसंख्या कम होती है, पालतू की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन इनकी जनसंख्या कम होती है, तो निश्चित रूप से कृषि का हमारा एक चुनौती है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि लोग गलतफहमी में आ जाते हैं कि जैसे जहां पेड़ है बड़े बरगद के, उन पर डोरसाटा का कहीं छत्ता लगा है तो उसके नीचे धुआं कर दिया या उसके नीचे डीजे बजा दिया ब्याह शादियों में। वो ना करें, बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर या पानी की टंकियों के ऊपर वो अपना छत्ता बनाती है। एक फ्लोरिया जो है वो झाड़ी में, बोगनविलिया में, घास में छत्ता बनाती है, और ये भी करीब 700 से 800 मीटर की दूरी तय करती है, सक्षम परागण करता है। तो इनकी जनसंख्या भी हमें कम नहीं होने देनी है, तो हैबिटेट लॉस नहीं होने देना है, ये बात। और जहां तक बात है भाई इन दोनों की जनसंख्या, हम समय समय पर इनके लिए क्या करें क्या ना करें, जैसे धुआं ना करें, सामूहिक आवाज ना निकालें, भड़कीले कपड़े ना पहने, खास करके गर्मी के महीने। सर्दी में तो काम चलता, खाने की कमी नहीं, पानी के स्रोत भी हैं, लेकिन गर्मी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जब ये दिक्कत आती है, तो ऐसी स्थिति में ये सावधानी रखने की जरूरत है। और इनका जब ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पालतू के साथ साथ अगर जंगली प्रजाति से आपने डोरसाटा का छत्ता से शहद लेना है तो उसकी भी वैज्ञानिक दृष्टि से हम बताएंगे कैसे प्राप्त कर सकते हो। उसको जलाना नहीं है, तो बी हंटिंग पे काम नहीं करना है और उनको जलाना नहीं है, लेकिन ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जो हमारी जैव संपदा है, उसका एक पार्ट है। जैव संपदा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और जैसे कि आपने बताया कि बी हंटिंग नहीं, बी कीपिंग पर आज हम बात कर रहे हैं। मनोज जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य आप शुरू करने की सोचते हैं तो उसमें पूंजी तो लगती ही है। तो ऐसे में हमारे छोटे किसान, बहुत जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है, या फिर बेरोजगार युवा, उन्हें किस तरह से उनकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, या फिर कैसे उन्हें सहारा दिया जाएगा, किस तरीके से आर्थिक मदद उन तक पहुंचाई जाएगी बी कीपिंग के लिए? इसमें मैडम जो महत्वपूर्ण ये है कि इसमें हम जो हमारी स्कीम में असिस्टेंट सपोर्ट है, वो जो सामान्य राज्य हैं उनमें 50% तक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट या जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें 90% तक, और जो हमारे आजकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एफपीओ बोलते हैं, एफपीओ हैं, कोऑपरेटिव हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनके माध्यम से हम 75% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनका जो प्रोजेक्ट है या उनकी जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है उसको वो अपने जिले में, जो जिले के माध्यम से वो राज्य सरकार में सम्मिलित करेंगे और राज्य सरकार उनको फॉरवर्ड करके वो केंद्र सरकार में भेजती है। तो उसके अंतर्गत हम अनुदान देते हैं। तो इसके लिए जो जिस भी कंपोनेंट पर अनुदान है, हमारी वेबसाइट है नेशनल बी बोर्ड की, उस पर पूरा विस्तार से दिया गया है कि किस कंपोनेंट में कितना सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल, नेशनल बी बोर्ड की एक वेबसाइट भी है जो कि तमाम जानकारियां जहां पर उपलब्ध हैं, आप जा सकते हैं। और आजकल तो हमारे किसान बहुत स्मार्ट हैं, ज़्यादातर किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल भी करें। एक में और एक छोटा इसमें वो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस मिशन के अंतर्गत किया गया है कि पूरे देश को जो 100 एफपीओ यानी कि क्लस्टर, उसमें जो महत्वपूर्ण जहां पर शहद का उत्पादन होता है उसको वहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं इस स्कीम में। और जो 3 एजेंसी हमारी हैं,
जैसे कि नेफेड और एनडीडीबी और एक ट्राइफेड, इनके माध्यम से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जी। और जब ये एफपीओ पूरे बन जाएंगे तो उसके निर्माण के बाद वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से किया जाएगा। तो जो लोकल स्तर पर इन 100 जिलों के किसान या मधुमक्खी पालक हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है जी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी योजना का एक अंग है। बिल्कुल, तो लोकल स्तर पर लाभ पहुंचे किसानों तक, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए जगपाल जी से ही बात कर लेते हैं। जगपाल जी, किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं और कुछ आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में? हाँ जी, हमारे इस 20 साल के अरसे में काफ़ी बदलाव हुए हैं और उनका हमें बेनिफिट भी हुआ और किसानों को बेनिफिट हुआ है। और हम थोड़ा सा ये भी हो जाए सरकार की तरफ से कि हमारी जो भी सरकारी ज़मीनें हैं, रोड किनारे, रेलवे किनारे, नहर किनारे, इस तरह के पौधे लगाए जाएं जो बी फ्रेंडली हों, यानी मधुमक्खी के आकर्षण करने वाले हों, उसमें नेक्टर और पराग दोनों भरपूर मात्रा में हो। उससे क्या है कि बी कीपर को जैसे जो 500, 600 किलोमीटर माइग्रेट करके ले जाते हैं, उनको वहीं आसपास इस तरह का फ्लोरा मिल जाए, उनका समय बचे और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े, किसान की कम खर्चे में ज्यादा आमदनी यानी आए। बी फ्लोरा जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे भी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हर मेड़ पर पेड़ की बात करते हैं और कहते हैं कि जहां भी आपको ये लगता है कि अपने खेत को सुरक्षित करना है तो किनारे में आप ऐसे पेड़ लगा लीजिए, जो कि जो आप बता रहे हैं बी फ्लोरा की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी अंजू जी ऐसे पेड़ों का चुनाव करना चाहिए जैसे नीम का है, शीशम का है, जामुन का है। शीशम के बारे में तो काफी प्रोत्साहित भी किया जा रहा है जी। हाँ, और जामुन का है, जामुन से फल भी मिलेगा और बहुत अच्छा नेक्टर भी मिलेगा जी। तो इस तरह के पेड़ अगर है हम लगाएं तो ये व्यवसाय सरकार जोर दे रही है तो और तेजी से बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए, इतने विस्तार से आपने चर्चा की और बहुत सारी बातें बताई। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जगपाल जी थे जिन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की और आज किस मुकाम पर है। और बलराज जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने रहे, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करते हैं कि आज का हमारा ये कार्यक्रम देखने के बाद बहुत सारे किसानों ने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ नई चीज़ें जानी होंगी और बहुत सारे उपभोक्ता जो कि शहद का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी कुछ नई जानकारियां मिली होंगी कि किस किस तरह के शहद होते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब तक मांग नहीं होगी तब तक हमारे किसानों तक भी उसका लाभ नहीं पहुंचेगा। तो आशा करते हैं कि हमारे नए किसान, युवा किसान स्टार्टअप के माध्यम से, FPO के माध्यम से ज़रूर इस दिशा में नया कदम उठाएंगे। इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से, जहां पर विचार विमर्श के पुराने एपिसोड्स भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मनपसंद कार्यक्रम लाइक भी करें। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। विचार विमर्श के नए अंक में नए विषय के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए आय को दुगना करने में सक्षम है।